जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस लाइव वेबिनार। वेबिनार से पहले जो स्मीडा के आईएससी के मैनेजर हैं सीप साहब, वो इंट्रोडक्शन देंगे एनर्जी डेस्क का। सो मैं वेलकम करता हूँ सीप साहब को कि सर आए और एनर्जी डेस्क का वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हारून। स्मीडा और एनर्जी डेस्क के बिहाफ पर ऑल पार्टिसिपेंट्स को हम वेलकम करते हैं। ये थोड़ा सा मेन प्रेजेंटेशन से पहले एनर्जी डेस्क का ब्रीफ है। ये इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड है। यूनिडो ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल फंड है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को जो है वो फाइनेंस करता है। तो यूनिडो ने एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया पाकिस्तान में, सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के नाम से, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से जो मेजर्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रमोट किया जाए पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक उसका डिलीवरेबल जो था या एक ऑब्जेक्टिव था या एक आउटकम जो था वो ये था कि एनर्जी डेस्क एक डेडिकेटेड वर्क किया एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं अगर उनकी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं रिन्यूएबल के हवाले से या डबल के हवाले से, तो वो उस डेस्क के ऊपर रेज करके तो आंसर सीख कर सके। ये एनर्जी डेस्क का इंट्रोडक्शन है। एनर्जी डेस्क जो है वो वन स्टॉप फैसिलिटी है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। ये जो है एनर्जी डेस्क जो है वो एक नॉलेज डाटा सेंटर के तौर पर भी जो है वो एक्ट कर रहा है, जहां से आप मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सीख कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ जो आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, बल्कि वहां से आप मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल गाइड्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स हैं, फाइनेंसिंग की ऑप्शंस के हवाले से है, रिन्यूएबल के हवाले से, डबल के हवाले से, और जो रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की हैं आरई के हवाले से, वो भी हमने वहाँ पे अवेलेबल किए हैं। जो अभी जो एनर्जी डेस्क है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को गवर्नमेंट की सपोर्ट, इंसेंटिव्स और रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स की डिटेल अवेलेबल है इसकी डेडिकेटेड वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल है। मुख्तलिफ किस्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी अवेलेबल है। दूसरी जो मेन सर्विस वो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह वेबिनार शामिल है। स्मीडा एनर्जी डेस्क की वेबसाइट पर ट्रेनिंग कैलेंडर अवेलेबल है, जो जहां पर अपकमिंग इवेंट्स जो है वेबिनार जो है वो मेंशन किए हुए हैं। इसका एक और मकसद ये भी है कि हम इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स को जो है वो लिंकेज डेवलप करें और उन एक्सपर्ट्स को हम एनर्जी डेस्क के प्लेटफॉर्म से जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए। और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी इसी की सिलसिले की कड़ी है। टेक्निकल असिस्टेंस है, जो एसएमई से इंटरेस्टेड है एक्सपर्ट्स हायर करने के लिए अपने बेसलाइन एनर्जी ऑडिट के लिए या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, तो उनको एक्सपर्ट्स नहीं मिलते, तो हमने अपनी एनर्जी डेस्क की वेबसाइट के ऊपर मोर देन 50 एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल्स मेंशन की हैं। कोई भी जाके वहां से देख सकता है, मनपसंद जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज कर सकता है अपनी इंडस्ट्री के लिए। एक्सेस टू फाइनेंस एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है एरिया है। समटाइम्स इंफॉर्मेशन होती है रिन्यूएबल के हवाले से इंडस्ट्री को, लेकिन वो जो है फाइनेंस का इशू आ रहा होता है। तो एनर्जी इसके हवाले से ये है कि एनर्जी डेस्क के ऊपर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फाइनेंसिंग स्कीम्स अवेलेबल हैं रिन्यूएबल के हवाले से और एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से, उनकी तमाम डिटेल जो है चर्चा कर दी है। तो कोई जो साहब जो देखना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, इसमें हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करते हैं कि वो वेबिनार्स को अटेंड करें और विमेन जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करते हैं एज ए रिसोर्स पर्सन। इसके अलावा हम विमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं एनर्जी डेस्क के प्लेटफॉर्म से।
ये जी आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप या तो स्मीडा के हेड ऑफिस आ जाएं, 5th फ्लोर 3rd बिल्डिंग का 1 इकबाल, वहाँ फिजिकल विजिट कर लें एनर्जी डेस्क को। अगर आप किसी और शहर में हैं तो आप अपनी क्यूरीज को सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, वो मेंशन कर देंगे ईमेल energydesk@smida.org.pk। और अगर आप उस एनर्जी डेस्क की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो वो जो है वो energydesk.smida.org पर आप जा सकते हैं, तो वहां से देख सकते हैं। अब हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं एनर्जी डेस्क की। जी एनर्जी डेस्क की डेडिकेटेड वेबसाइट है। इस स्क्रीन अभी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। ये डेडिकेटेड वेबसाइट है एनर्जी डेस्क की। ये इसका होम पेज है जहाँ पे इंट्रोडक्शन है एनर्जी डेस्क का। इसके हवाले से जो है ये जो है डाउनलोड्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनुअल्स नजर आएंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स पड़े हुए हैं, सोलर पावर सिस्टम के ऊपर है, एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से है, ईएनएमएस को कैसे इंप्लीमेंट करना है उस हवाले से है, बायोमास गैसिफिकेशन के हवाले से है जी। अगला जो है जी जो सेक्शन है वो है जी एनर्जी एफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं। ये कोई एसएमई खुद से असेस करना चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है। ये सिंपल बड़े सिंपल से टूल्स हैं, इनको आप डाउनलोड करें, इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपको जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि आपकी इंडस्ट्री एनर्जी कंजप्शन के हवाले से कहाँ स्टैंड कर रही है। ये ट्रेनिंग मटेरियल जो है यहाँ पर जितने भी पास में वेबिनार्स और आज वाला वेबिनार जो हो रहा है इसके सबका ट्रेनिंग जो है वो जो प्रेजेंटेशंस बने हैं वो अवेलेबल हैं। फाइनेंसिंग गाइडलाइन जैसे मैंने बताया था एक्सेस टू फाइनेंस के हवाले से फाइनेंसिंग गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। ये अभी ओपन हो रहा है। ये स्टेट बैंक की इस्लामिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी आरी के हवाले से है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रीफाइनेंस और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं। अगर कोई एसएमई जो है वो अपनी फैसिलिटी को मॉडर्नाइज करना चाहता है उसके लिए है। रिन्यूएबल एनर्जी की और फाइनेंशियल स्कीम्स हैं। तो ये स्टेट बैंक की इसकी सारी डिटेल यहाँ अवेलेबल है। ये टेक्निकल गाइड बुक्स हैं जिसका पहले तस्करा हुआ था, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर है, मेनली डबल के हवाले से आदि के हवाले से है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, केबल साइज सिलेक्शन कैसे करनी है, कंप्रेसर सिस्टम के ऊपर है सारा, और उसमें किस तरीके से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स के हवाले से है। इसके अलावा ये एनर्जी एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल यहाँ अवेलेबल है। अगर आप टैप करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट्स का जो है ये मोर देन 57 एनर्जी एक्सपर्ट्स जो है लिस्ट हुए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन भी मेंशन है, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं, ये आ रही है और डब्ल्यू के जो इक्विपमेंट है या जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है उनकी डिटेल है। इसमें मोर देन 150 जो है वो सप्लायर्स अवेलेबल है। ये वो क्यूरी सेक्शन है जिसका मैंने तज़किरा किया था पहले। एक सिंपल सा ये फॉर्म है, ये आप फिल करके भेजें अपना क्वेश्चन सबमिट करें तो विद इन 2 वर्किंग डेज जो है आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट अस की डिटेल है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तफसील है सारी। ये जी एक थोड़ा सा मुख्तसर सा एनर्जी डेस्क का जो था इंट्रोडक्शन है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का। थोड़ा सा मैं आज के टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज जो टॉपिक है वो बहुत अहम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। हम उसको वेस्ट का तौर पर ही देखते हैं, सॉलिड वेस्ट को उसमें से अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम कोशिश करेंगे कि सॉलिड वेस्ट को हम एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकते हैं उसका हम करेंगे। उसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज भी जो है आपको बताई जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का वेबिनार। अब मैं हनूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो मेन प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपके साथ शेयर करें। थैंक यू जी। थैंक यू सीप साहब।
इंट्रोडक्शन के लिए मैं अभी जो आज की प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करता हूँ और बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जी जी, जो आज का टॉपिक है वेबिनार का, है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये सेक्शन है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। देयर आर 5 सेक्शन। उसमें सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू ऑफ वेस्ट है, वेस्ट क्या चीज है, उसकी क्या टाइप्स हैं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका पाकिस्तान के अंदर क्या सिनेरियो है, उसकी क्या प्रोडक्शन है, क्या कंपोजिशन है और उसकी क्या जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो क्या है। देन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज को स्टडी करेंगे कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अगर हम ट्रीट करते हैं एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो यूटिलाइज करते हुए जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका एंड यूज जो है वो हम कस्टमर के लिए या इन फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। देन कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको उनके क्या क्या प्रॉस हैं कॉन्स हैं और उनको किस तरह यूटिलाइज करते हुए हम पाकिस्तान के भी आपके ऊपर सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वेस्ट टू एनर्जी के लिए वो कौन सी ट्राई कर सकते हैं। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी है कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के भी आपके ऊपर भी वेस्ट टू एनर्जी का प्लान्स रखते हैं तो उससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो एसएमई तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी निकल सकती हैं यहाँ से। जी सेक्शन व्हाट इज वेस्ट। Waste is any substance which is discarded after primary use। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम यूज कर रहे हैं और आफ्टर यूजेज ऑफ दैट थिंग उसको जो उसकी आउटपुट है वो हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, वो डिस्कार्ड करते हैं, वो एक किस्म का वेस्ट है। इट मे बी लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट में भी बिकम बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और रिसोर्स थ्रू रिकवरी। So I have mentioned here there are different types of solid waste। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो सॉलिड वेस्ट होगा, क्योंकि अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वो लिक्विड वेस्ट भी है और सॉलिड वेस्ट भी है। लिक्विड वेस्ट के अंदर आपकी फॉर एग्जांपल जो लीचेट है या आपका वासा वेस्ट है that can also be used for the production of energy, but for this webinar जो हम मेन फोकस है वो हमारा सॉलिड वेस्ट होगा। सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाउसहोल्ड वेस्ट, फूड वेस्ट एंड किचन वेस्ट which include industrial waste as well, chemical और detergent waste भी है, agricultural waste which is crop residue। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट एनऑर्गेनिक फ्रैक्शन व्हिच विल बी अबाउट बायोमास एज वेल, और जो लीफ स्ट्रॉज हैं और जो कॉर्न के रेजिड्यू है वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट में ही आता है जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग एज ए सबस्ट्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देन हैजर्ड वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट एंड ई वेस्ट है। हॉस्पिटल वेस्ट है उसको अभी तक मोस्टली जो है वो फॉर द रिडक्शन ऑफ वेस्ट और इंसिनरेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, but that can be used as for the heating purpose as well। जी तो ये इंट्रोडक्शन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कि व्हाट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ पूल ऑफ वेरियस सॉलिड वेस्ट produced by towns and cities from different types of activities। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर बात करते हैं तो जेनेरिक जो हमारे घरों में जिसे हम हिंदी उर्दू में हम उसे कहते हैं कूड़ा, जिसे हम यूज नहीं करते, जो हम पैसे देते हैं ताकि हमारे घर से कोई उठा के
उसको डिस्कार्ड करे ट्रांसफर स्टेशन के अंदर या ओपन डंपिंग स्टेशन के अंदर। कुछ जो हमारी लोकल प्राइवेट कॉलोनीज हैं वहाँ पे तो प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन अगर प्रॉपर बात की जाए ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तो ये कोई प्रॉपर स्टेरिक सिस्टम नहीं है। जो अच्छे सिटीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट अंडरडेवलप्ड सिटीज, उस लिहाज से उनका कंपैरेटिवली कलेक्शन सिस्टम अच्छा है। So what are the critical parameters that we need to know about municipal solid waste? So these are some factors that we need to know, which is main critical parameters. For example, waste generation rate. Then waste generation rate का मतलब ये है कि कोई भी कॉलोनी है, कोई भी कंट्री है या कोई भी आपका पर कैपिटा है, उसकी जो वेस्ट जनरेशन है वो कितनी है पर कैपिटा पर केजी। देन कंपोजिशन है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट कितने हैं, आपके फूड वेस्ट कितने हैं, उसके अंदर आपकी डिफरेंट प्लास्टिक कितनी है, डिफरेंट कंपोजिशन जो है उसमें ये सब डिस्कस किया जाएगा। देन डेंसिटी है कि जो हमारा वेस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है। कैलोरीफिक वैल्यू है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट वेस्ट, व्हिच इज कैलोरीफिक वैल्यू। देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ लेटर ऑन वन बाय वन। ये कुछ पिक्चर्स मैंने इंसर्ट की हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। दीज आर द मिक्सचर, these are the composition that are present in municipal solid waste। आप देख सकते हैं ये कुछ किचन वेस्ट को मैंने पुट किया है, कुछ फूड वेस्ट है, कुछ लीव स्ट्रॉज हैं, कुछ कार्डबोर्ड है, पेपर्स हैं जी। सो हमारा पहला जो क्रिटिकल फैक्टर था वो है वेस्ट जनरेशन। Waste generation basically it varies by country to country and city to city. It correlates to income and lifestyle, which depends on economic condition, number of population, seasonal food varieties। अगर economic condition की बात करते हैं तो depend करता है कि जो आपकी economic condition है country की या city की वो कैसी है। That will be directly proportional to waste generation और inversely proportional। ये हम later on discuss करेंगे। Then number of population है कि obviously जितनी population ज़्यादा होगी इतना ही आपका waste जो waste है वो ज़्यादा होगा। Seasonal food varieties हैं कि for example गर्मियों के अंदर सर्दियों के अंदर जो आपकी waste की composition है वो change होती है due to your inputs of food। Then direct relation with industrialization है कि जैसे industrialization बढ़ रही है, urbanization हो रही है, उससे आपका जो वेस्ट जनरेशन है वो उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट साइड के ऊपर मैंने इसके अंदर ये एक किस्म का एक पिक्चर के अंदर बताने की कोशिश की है कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें जो डिफरेंट इनपुट्स हैं वो हाउस होल्ड से जो आपका वेस्ट है वो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। रिटेलर एंड शॉप्स जो लोकली कमर्शियल हैं उन वो भी जो वेस्ट स्टार्ट करती हैं वो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आ जाता है। रोड स्वीपिंग में, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अंदर, कमर्शियल के अंदर और इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर द पैरामीटर्स और दीज आर द मेन इनपुट्स जो जिसकी वजह से जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है जी। ये कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट है जो ग्लोबली बताता है कि जितनी भी कंपोजिशन ऑफ वेस्ट है वो किस लिहाज से है। इसमें से बाइफरकेट किए हुए डिफरेंट कंट्रीज टू कंट्रीज 4 टाइप्स इनकम वाइज उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया है कि लो इनकम कंट्रीज में क्या कंपोजिशन है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर क्या कंपोजिशन है, अपर मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या कंपोजिशन है, और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या इनकी कंडीशन है। इसमें जो ग्रोस नेट इनकम है उस लिहाज से इन्होंने किया है जो लो इनकम कंट्रीज हैं जहाँ पे $876 पर कैपिटा इनकम नेट इनकम है उनको वो लो इनकम कंट्रीज कह रहे हैं, और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी जो ग्रोस नेट इनकम है वो $876.3465 डॉलर पर कैपिटा है। इसी तरह अगर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो उनकी जो रेंज है वो अराउंड 3500 से 10,000 $US पर कैपिटा उनकी ग्रॉस नेट इनकम है। सो और हाई इनकम की एजुकेंसी अपर एंड 10,000। सो दीज आर दी क्राइटेरिया जिस लिहाज से इन्होंने जो फाइंडिंग की है वो इनपुट की है। इस रिपोर्ट के अंदर मोर देन 92 कंट्रीज का डाटा इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है जिस बिहाफ के ऊपर इन्होंने ग्लोबली बात की है कि ग्लोबली जो कंपोजिशन है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि लो इनकम कंट्रीज की बात करते हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, which is 53%।
and then 28% others हैं और 6% paper, 7% plastic and remaining you can see textile, metals and glass है। लोअर मिडल की बात करते हैं तो लोअर मिडल और लो मिडल के अंदर ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सेम ही है, और बस जो उसमें कुछ ज्यादा ऐड है वो पेपर की अमाउंट ऐड है, और जो अदर्स के अंदर इट कुड बी ऐश और डस्ट एज वेल, तो वो उसमें एज कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज कम है। अपर मिडिल इनकम अपर मिडिल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो एज कंपेयर टू लो मिडिल कम है, ठीक है, और उसमें जो पेपर की प्रोपोर्शन वो ज्यादा है। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सबसे कम है, और उसमें जो पेपर की कंपोजिशन है वो एज कंपेयर टू ऑल दीज कंट्रीज वो उससे ज्यादा है। सो अगर ओवरऑल जीआई की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की ठीक हो रही है या अच्छी है, तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी कंपोजिशन कम है, और जो पेपर का यूजेज है और जो प्लास्टिक है उसका जो शेयर है वो ज्यादा हो रहा है। सो दीज ये कुछ फाइंडिंग्स हैं ग्लोबली। जी, ये एक ग्राफ के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि आपकी जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट पर कैपिटा है वो किस तरह इंक्रीज कर रहा है। तो प्रीवियसली हमने कंपोजिशन की बात की थी, तो अगर आप जनरेशन रेट की बात करते हैं तो वो भी अगर लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा है वो कम है एज कम्पेयर टू लोअर मिडिल। अगर लोअर मिडिल की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की रेंज में आता है। तो यहाँ भी जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है ऑब्वियसली वो लोअर इनकम कंट्री से ज्यादा ही है। इसी तरह अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो उधर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उधर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट है वो ज्यादा है। और अगर हाई इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो ज्यादा है और जो उसकी कंपोजिशन है ऑर्गेनिक की वो कम है। ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की उसमें जो क्रिटिकल फैक्टर्स की बात की थी मैंने कि जो क्रिटिकल फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में, उसमें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है। व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? बेसिकली इट कंटेन्स द वोलेटाइल solid, total solids, moisture content and ash content. So these are the parameters which include in proximate analysis. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करने के काफी सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करना है तो वीएस फाइंड करने के लिए लिटरेचर के अंदर देयर आर सो मेनी मेथड दैट हैव बीन यूज्ड। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ तरीका ये है कि अगर आपने एक नाउन अमाउंट ऑफ सैंपल ली है देन आप उसको किसी भी इंसिनरेशन जो लैब स्केल के अंदर आप उसको यूटिलाइज करते हो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर और एक गिवन नाउन अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर आप उसको बर्न करते हो, देन यू कैन फाइंड के वेदर व्हाट इज द वीएस और टी इसके कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज करनी है तो आपको पता चल जाता है कि चलिए ठीक है इसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ वेस्ट है उसमें वीएस प्रोपोर्शन कितने हैं। सिमिलरली ऐसे आप टीएस और मॉइस्चर कंटेंट और एश कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेट एनालिसिस है कि जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है उसके अंदर जो रेशियो ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर और C2N रेशियो है वो कितनी है। अल्टीमेट एनालिसिस के लिए डिफरेंट एलिमेंटल एनालाइजर यूज होते हैं जो कि जिससे आपको पता चल जाता है कि दैट अमाउंट ऑफ वेस्ट कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर्स एज आई हैव मेंशनड देयर। उसके नीचे जी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज के लिए मैंने मेंशन की है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लो इनकम कंट्रीज के अंदर ज्यादा है, दैट इज 40 to 80% एज कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज व्हिच इज 20-30। सो इसकी एक रीजन ये है कि जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिक के अंदर आपका फूड वेस्ट और किचन वेस्ट है तो उस लिहाज से आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा है लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर। और हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ऑब्वियसली जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कम है, उसमें आपका प्लास्टिक ज्यादा है और इसमें आपके बाकी जो इनपुट्स हैं वो ज्यादा है, इसलिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। ये कुछ फैक्टर्स इसलिए क्रिटिकल है और इन फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको आपने यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन, तो उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट इज द मेन पैरामीटर।
क्योंकि अगर आपने बर्निंग करनी है तो आपका मॉइस्चर कंटेंट ही ज्यादा है, तो देन यू विल सी कि वेदर इज इट फिजिबल और नॉट. सो दीज आर सम पैरामीटर्स. देन डेंसिटी इन ट्रक्स है कि अगर लो इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट कैन बी एड इन दैट ट्रक. इसमें अगर आप देखते हैं तो 250 से 500 किलोग्राम पर cubic meter of waste that can be add into truck in lower income countries. और अगर हाई इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे वो 100 to 170 है. ये भी डिपेंड करता है कि ये भी कंपोजिशन के ऊपर ही इसका भी डिपेंड है कि जो कंपोजिशन के लिहाज से इसकी डेंसिटी वेरी करती है. लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है वो लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर 800 से 1000 किलो कैलोरी पर केजी है, और एज कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज. हाई इनकम कंट्रीज के अंदर जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है. उसकी रीजन ऑब्वियसली एक रीजन हो सकती है कि अगर आपका जो फूड वेस्ट है उसकी कंपोजिशन कम है, तो और बाकी जो आपके कंबस्टिबल प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिशनल वेस्ट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दैट वेस्ट. ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो उसमें टीएस और वीएस की बात की थी. टीएस बेसिकली यहाँ पर टोटल ड्राई मैटर है फॉर द इन द परसेंटेज ऑफ रॉ वेस्ट. और वीएस की बात करते हैं तो वीएस इज दैट अमाउंट ऑफ waste that is a biodegradable fraction of that total solids. इसमें मैंने कुछ जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको बाइफिकेट करके उनकी टीएस वैल्यूज और वीएस ऑफ दैट टोटल सॉलिड्स को मेंशन किया है. आप देख सकते हैं कि जो स्पेंट फूड्स है वो जो टोटल सॉलिड है, फॉर एग्जांपल का 100% आपका मिक्स्ड सॉल्ट वेस्ट है, तो उसके अंदर जो टोटल सॉलिड्स है रॉ वेस्ट है उसमें स्पेंट फूड जो है वो 25 to 45% है. देन उसमें जो वीएस है वो of that 25 to 45% which is 90 to 95%. इसी तरह वेजिटेबल वेस्ट की बात की है, मार्केट वेस्ट है, लेफ्ट ओवर्स हैं, ओवरस्टोर्ड फूड है, फूड वेस्ट है, बायो वेस्ट है, किचन वेस्ट है, मार्केट वेस्ट है. सो जो मेसो सॉल्ट वेस्ट के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन है उनको इंडिविजुअली आपने उनका टीएस और वीएस फाइंड किया गया है. ये डिफरेंट, ये बेसिकली मैं आपको जितना भी ओवरव्यू है ये देना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके मेसो सॉल्ट वेस्ट क्या है, उसमें कंपोजिशंस क्या है, और कंपोजिशन के अंदर जो मेन पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और हमें उन्हें उनका क्यों बताना चाहिए और उनके क्या इम्पैक्ट होंगे अगर हम कोई भी जो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजीज, तो उन इन फैक्टर्स का फॉर द चॉइस ऑफ दैट टेक्नोलॉजीज क्या काम होगा ये चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. अभी सेक्शन 2 के अंदर ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल सॉल्ट बेसिक पाकिस्तान की बात करते हैं. अभी सेक्शन 1 के अंदर तो ग्लोबली बात की गई कि म्यूचुअल सॉइल वेस्ट ग्लोबली क्या कंपोजिशन है, क्या उनकी जनरेशन रेट है और क्या क्या पैरामीटर्स है. तो अभी पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या है. ग्लोबली की बात करते हैं तो अराउंड 2 बिलियन टन पर एनम आपकी प्रोडक्शन है ग्लोबल म्यूचुअल सॉइल वेस्ट की, which will be double at the end of 2025. और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अराउंड 90,000 टन्स ऑफ और पर डे म्यूचुअल सॉइल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, which is 32.3 बिलियन टन पर ईयर है जो कि आपका म्यूचुअल सॉइल वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है. तो वो पाकिस्तान के अंदर इनएडिक्वेट कलेक्शन है और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ म्यूचुअल सॉइल वेस्ट है. अगर एक रिसर्च की बात की जाए तो उसमें आई हैव स्टडीड अराउंड 60% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड इन पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल, और जो आपका बाकी 40% वेस्ट है वो लाई करता है आपकी गली मोहल्लों के अंदर. ठीक है, वो ओपन डंपिंग स्टेशन के अंदर वैसे पड़े हैं, कुछ लोगों के घरों जो खाली प्लॉट्स हैं उसके अंदर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. सो देयर इज नो प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर दैट वेस्ट. उस वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हैं. जो आपका वेस्ट है उसमें ऑब्वियसली टॉक्सिक गैस एमिशन होती हैं जो ओपनली आपके एटमॉस्फेयर को खराब कर देंगी. सॉलिड वेस्ट जनरेशन पाकिस्तान रेंजेस 0.283 2.61 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे. इसमें ये है कि आपका जो पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल वेस्ट है वो वेरी करता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशनड. इसमें आप डिपेंड करता है किस कंट्री से हैं, किस सिटी से, सॉरी, और अगर सिटी से हैं तो उस सिटी वो अंडर डेवलप है, आप गांव से हैं, आप अर्बन सिटी से हैं, आपका कमर्शियल वेस्ट है क्या, तो ये वेरी करता है. और जो वेस्ट जनरेशन ग्रोथ रेट है ये 2.4% पर ईयर है. फॉर एग्जांपल अगर आज
2022 के अंदर एक बेस पाकिस्तान में ओवरऑल प्रोडक्शन है, तो ये 2023 के अंदर उससे 2.4% ज्यादा होगी, क्योंकि ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन और ड्यू टू राइजिंग अर्बनाइजेशन, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट रिलेशन है म्यूनिसिपल वेस्ट अर्बनाइजेशन के साथ। So, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपका वेस्ट है वो ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड टू थिंक अबाउट इट, व्हाट आर डिफरेंट possibilities that we can utilize to change or to utilize that waste to our useful products. ये जी कुछ पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन और जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, ये उनको डिस्कस किया गया है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है, और एज कम्पेयर टू बाकी आप देख सकते हैं सिमिलरली लाहौर उससे कम है, फैसलाबाद उससे कम है, देन रिस्पेक्टिवली रावलपिंडी और डिफरेंट सिटीज हैं। इसमें जो कराची है बेसिकली वो वन ऑफ द मेजर input of that overall municipal generation in Pakistan. So what are the benefits of using municipal solid waste for energy recovery? अगर बात करें जो municipal solid waste इतनी amount में प्रोड्यूस हो रहा है, so what क्या क्या उसके benefits हैं अगर हम उसको utilize करते हैं energy recovery के लिए? It would be a source of renewable energy. Obviously इसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कन्वेंशनल फ्यूल्स की अब लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें अगर रिन्यूएबल की बात करते हैं तो उसका शेयर बहुत कम है, वो अराउंड 4 to 5% ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी का शेयर है जो रिन्यूएबल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिन्यूएबल में बात करते हैं तो रिन्यूएबल में ऑब्वियसली भी जिस हॉट टॉपिक्स है वो सोलर और विंड है, लेकिन अगर ग्लोबली बात करते हैं तो ग्लोबली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी यूज किया जा रहा है for the production of electricity. Then sorry, then reduction in greenhouse gas emissions है, अगर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी रिकवरी, तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेफ होगा। रिडक्शन इन सॉलिड वेस्ट वॉल्यूम्स एंड अवॉइड डिस्पोजल स्पेस। अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यूज किया जाता है एनर्जी रिकवरी के लिए तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम है सॉलिड वेस्ट का वो कम होगा। then recovering value from waste, that waste can be used for useful products through recycling and through refuse or through 3R concept, that is reuse, recycle. Improve performance of waste management authorities. अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी रिकवरी के लिए तो जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनका बर्डन भी कम होगा और उनका एफिशिएंट वे के अंदर वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस वेस्ट को। वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होगी और जो उनका बर्डन वो कम होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कि अगर हम इस तरफ से सोचते हैं तो इससे आपकी जो जॉब क्रिएशन है वो भी होगी। ये जो पाकिस्तान का मैंने कंपोजिशन और टेक्निकल पोटेंशियल यहाँ पे मेंशन किया है कि 2010 के अंदर अराउंड 200 मेगावाट पोटेंशियल था, 2030 के अंदर it will be up to 672 and in 2050 it will be around 2000 megawatt. So obviously with respect to time the generation rate or the overall capacity or overall generation of solid waste will be increased, so that can be यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उस लिहाज से जो टेक्निकल पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा। कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन भी सिटी टू सिटी वाइज वेरी करती है। लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, कराची की बात करें तो कंपोजिशन वेरी करती है। लिटरेचर के अंदर भी इसमें आपको वेरिएशन मिलेगी। सो जो एक ऑथेंटिक या जो रेलेवेंट वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज की रिपोर्ट्स में चेक किया उसमें अगर बात करते हैं तो अराउंड 47% जो आपका है फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट है पाकिस्तान की जो कंपोजिशन है। और ये जो ग्लोबल वेस्ट आउटलुक रिपोर्ट थी जिसमें मैंने बात की थी उसमें जो रिपोर्ट की गई है वैल्यू ऑर्गेनिक मटेरियल की वो अराउंड 53% है। सो ऑब्वियसली ड्यू टू रिसर्च फाइंडिंग्स और ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च इसमें कुछ फ्लॉज आ सकते हैं, तो इसलिए ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं ऑथेंटिक है, बट ये है कि ये वेरिएशन इट कुड बी वेरी एज वेल। सो अगर पाकिस्तान बात करते हैं तो 47% फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट भी आप देख सकते हैं, देन फूड वेस्ट है,
बोन्स हैं, कार्डबोर्ड पेपर्स हैं, लीफ एंड ग्रास है, एनिमल वेस्ट है, मेटल्स एंड ग्लास है. So these are some composition of solid waste पाकिस्तान. जी, होपफुली आपको ओवरऑल जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका सिनेरियो हो गया है कि म्यूनिसिपल क्या है, उसकी क्या पोजीशन है ग्लोबली भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी. अब ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो वेस्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एनर्जी रिकवरी. सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उस एक टेक्नोलॉजी पे के ऊपर ही हम लोग एक वेबिनार करवा सकते हैं. लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि भी ये हम डिफरेंट वेबिनार्स करवाते हैं, तो अभी सबसे पहले फॉर द जेनेरिक इंफॉर्मेशन में डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनको डिस्कस करूंगा. ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि मेन चीजें बस वो डिस्कस कर लेंगे, उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं और वो क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनकी बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं. देन उसके बाद इन फ्यूचर वी विल सी कि किस टेक्नोलॉजी को लेके हम उसके ऊपर एक डिटेल वेबिनार कर सकते हैं. जी, तो दीज आर सम वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज. अगर प्रोसेसेस की बात करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, so there are basically 4 processes, that is thermochemical process, physiochemical process, biochemical and landfill. Thermochemical की बात करते हैं तो उसके अंदर there are 3 technologies, which is insulation, gasification and pyrolysis. ये एक किस्म की combustion type technologies हैं जिसके अंदर आप ये समझ लेंगे हम आपका जो आपका मिक्सड वेस्ट है, जो आपका वेस्ट है उसको एट हाई टेम्परेचर बर्न करते हैं, उससे देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है या हमारा जो आउटपुट है वो क्या है. तो ये मैं वन बाय वन इसको इसका ओवरव्यू आपको दे दूंगा. देन फिजियोकेमिकल के अंदर इसमें ट्रांसिस्टराइजेशन है, इसमें पॉलीमर जो है यहाँ पे वो चेंज करते हैं और उससे आप ये प्रोडक्शन वो बायोडीजल होती है. देन बायोकेमिकल प्रोसेस है. बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर आपके जो एनारोबिक और एरोबिक बेसिकली 2 फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं. इसमें आपका कोई भी एट हाई टेम्परेचर नहीं और कंबस्टन नहीं होती. इसमें हम बायोकेमिकल मींस इसमें जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं फॉर एनर्जी रिकवरी. एंड देन सैनिटरी लैंडफिल्स है. इस प्रोसेस के अंदर एज सच ये भी एरोबिक और एनारोबिक में ही आता है, लेकिन ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी. इसको वन बाय वन ओवरव्यू करते हैं और इन सब टेक्नोलॉजीज को. जी, ये फ्लो चार्ट से बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंट, जो मैंने पीछे बात की है ये भी रिसर्च पेपर से डायग्राम ली गई है कि क्या क्या चीजें एक प्रॉपर फ्लो है कि फॉर एग्जांपल एनर्जी क्रॉप्स हैं, हार्वेस्ट रेजिड्यू है, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट हैं. इसमें जो मेजर सॉइल वेस्ट की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ बायोमास भी आएगा और जो वेस्ट है वो भी आएंगे. सबसे पहला प्रोसेस क्या है, उसकी हार्वेस्ट कलेक्शन या प्रिपरेशन है. तो मीथो सॉइल वेस्ट की कलेक्शन का मेन क्रिटिकल फैक्टर कि आप जितनी भी आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कलेक्शन कितनी है. देन उसकी ट्रांसपोर्ट है कि आपका जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है सिटी वाइज में या हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करके किस प्रोसेस के थ्रू और किस तरह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, थ्रू ट्रांसफर स्टेशंस और थ्रू डंपिंग साइट or through that space where you are using that municipal waste for different treatment technologies. जी, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैंड रेज किया गया. आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप क्वेश्चन बॉक्स के अंदर उसको टाइप कर दें. इस वेबिनार के एंड के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम एड्रेस कर देंगे. ठीक है, तो क्यूए बॉक्स के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन है वो इनपुट कर सकते हैं. ठीक है जी. जो ट्रांसपोर्ट देन स्टोरेज है कि जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको आप स्टोर कैसे करते हैं, उसकी कॉस्ट स्टोरेजेस हैं या डिफरेंट ऑब्वियसली उसमें प्रोसेस यूज हो सकते हैं. देन प्रिपरेशन है. प्रिपरेशन के अंदर ये होता है कि आपका जो वेस्ट है आपने ट्रांसपोर्ट किया है उसको रिड्यूस करना है, उसकी साइज रिडक्शन करनी है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा. देन नीचे मैंने मेंशन किए थर्मोकेमिकल प्रोसेस में बताया गया कंबस्टन है, गैसिफिकेशन है, पायरोलिसिस है. देन
अगर कंबस्शन की बात करते हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो हीट एनर्जी है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पस। गैसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसकी जो आउटपुट है या जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर गैस है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एज अ गैस फ्यूल और फॉर द बर्निंग पर्पस, और उसके आप हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पायरोलिसिस जो है इसमें आपका जो आउटपुट है या आपका जो बाय प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल निकलती है जिसको हम पायरोलिसिस ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। वो एक सल्फ्यूरिक फ्यूल भी है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है बाय अपग्रेडिंग और बाय उसमें इमिशंस रिमूव करने के बाद। फिजिकोकेमिकल के अंदर आपकी एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, उसमें ट्रांसफर है व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय बायोडीजल that can be used as a फ्यूल। बायोडीजल की बात करते हैं तो इसमें स्टेरॉइड है, आप कुछ पैरामीटर्स हैं वो करने के बाद आप थ्रू ब्लेंडिंग भी यूज कर सकते हैं और थ्रू डायरेक्टली जो आपके डीजल इंजन हैं उसमें बायोडीजल यूज हो सकता है बाय some modifications by minute modification in your diesel engines basically। ये जो ओवरव्यू है ये जो भी बायोमास या ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके लिए आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। देन बायोकेमिकल की बात करते हैं तो उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है दैट विल बी यूज्ड एज अ बायोएथेनॉल फॉर एज अ लिक्विड फ्यूल। एनारोबिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें बायोगैस है, बायोगैस का आपको पता है काफी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी है ये, और उसमें कुछ अपग्रेडेशन भी आ गई हुई है दैट कैन बी यूज्ड एज अ बायोमीथेन दैट कैन बी यूज्ड फॉर directly as an alternative of CNG, which is called BNG, bio-natural gas, by upgrading biogas to biomethane, जो directly आप use कर सकते हैं अपनी as a जब ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स के लिए भी। और इसके जी, और इसका एरोबिक फर्मेंटेशन में आप भी बाय कंपोस्टिंग यूज कर सकते हैं। ये मैं फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ जी। सबसे पहले इंसर्शन की बात करते हैं, जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है थर्मोकेमिकल के अंदर वो इंसुलेशन है। इंसुलेशन का वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन वेस्ट मटेरियल्स। इंसुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू ऐश, फ्लू गैस एंड हीट। इंसुलेशन को आप समझना चाहते हैं एक किस्म का कन्वेंशन एक कंबस्शन सिस्टम, यहाँ से कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इंसिनरेट करवा रहे हैं अपना वेस्ट। और insulation without adding fuel requires lower calorific value which is around 1000 kilocalorie per kg, or insulation with energy recovery requires calorific value which would be around 1500 to 1650 kilocalorie per kg। जी, इसका मतलब ये है बेसिकली अगर आपका जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अराउंड 1000 किलो कैलोरी का है, तो उसमें आपको उसकी इंसुलेशन करने के लिए विदाउट एनी फ्यूल तो उसकी जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है दैट शुड बी अपर देन 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर इससे कम है तो ऑब्वियसली आपको कुछ फ्यूल उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि आप उसको इंसुलेट कर सकें। और अगर आप थ्रू इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आप उसको एनर्जी रिकवरी के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उस वेस्ट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल minimum that will be equal to 1500 kilocalorie, then you can utilize that waste or that incineration plant to energy plant as well। so ये कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि अगर आप चाहते हैं आपने देखा है कि हमारा जो वेस्ट है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कितनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, फार्मूला मेंशन किया है 40a plus b plus c d plus 90e minus 46w। So basically these are जो I have mentioned कि जो parameters हैं ये composition of municipal solid waste है। उस waste के अंदर जो आपकी composition of waste है वो क्या है, उसके अंदर आपका paper waste कितने हैं और उसका जो textile है textile waste कितने हैं, food and leaves food waste कितने हैं, और plastic, rubber and जो water etc। So these are composition that you need to know कि हमारी composition क्या है ताकि आप देख सकें कि हमारी जो lower calorific value है वो कितनी है। then you will see कि okay for example हमारी इतनी insulation value आई है, अब हम देखेंगे कि क्या इस waste को हम insulate करें कि ना करें, अगर insulation technology उसके feasible है कि नहीं है। so ये कुछ parameters हैं जिससे आप देख सकते हो कि that waste can be utilized or not। ये कुछ pros and cons हैं वेस्ट इंसिनरेशन के।
पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है इसमें। लेस क्वालिटी ऑफ वेस्ट है। इंसुलेशन की बात करते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। सो इंसुलेशन के थ्रू आप अप टू 90% इवन 95% तक आपका जो वेस्ट का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अगर आप और अगर बात करते हैं बाकी टेक्नोलॉजीज की तो ऑब्वियसली उसमें एज कम्पेयर टू से कम है। रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन है कि जो आपकी ओपन डंपिंग से जो आपकी रिडक्शन हो रही है उससे आपकी अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू अगर आप ये रिडक्शन भी हो रही है आपकी इमिशंस की फॉर्म के अंदर। तो वेस्ट इनरेशन वेस्ट इंसिनरेशन का एक इशू रहा है जी कि कन्वेंशनली लोग कहते हैं कि इससे आपकी इमिशन होती है 100 से 9 ठीक है, नो डाउट में है, इमिशन है, लेकिन अभी कुछ प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स और कुछ प्रॉपर मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज में जो वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट्स हैं उनमें बिल्डिंग उन्होंने फिल्टर्स लगाए हैं जो आपके इमिशंस हैं उनको कंट्रोल करने के बाद ही एनवायरनमेंट के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड वेस्ट, हीट एंड पावर है। थ्रू इंसिनरेशन प्लांट आप हीट और पावर को एज ए यूटिलाइज कर सकते हो। प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर नॉइस एंड ऑर्डर है। इसमें जो आपकी ओपन डंपिंग से जो आपका स्मेल प्रोड्यूस होती है आप उससे उससे प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जो आपके ओपन डंपिंग से मीथेन इमिशंस हैं उसको कवर कर सकते हो। एलिमिनेट हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स है। ऑब्वियसली उससे आप जो आपके जर्म्स हैं उससे कम हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। इंसिनरेशन प्लांट कैन ऑपरेट इन एनी वेदर। आपका कोई भी वेदर है, गर्मी है, सर्दी है, ये इम्पैक्ट नहीं करता, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए आपको प्रॉपर एक्सटर्नल हीटिंग देने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव मेटेरियल रिसाइकलिंग है इसमें और कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम ही है जिसमें आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हो कि आपका इंसिनरेशन प्लांट है उसमें इस टाइम क्या प्रोसेस चल रहा है और इसमें क्या इस टाइम की इनपुट्स हैं और टेम्परेचर रेंज क्या है, उसके साथ आप वेरी कर सकते हो अपने पोजीशन वेस्ट नहीं आते। देन इफेक्टिव यूज ऑफ ऐश है कि जो आपकी ऐश है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। ऑक्यूपाइज डायरेक्टली स्मॉल स्पेस। इंसिनरेशन प्लांट के लिए आपको भी ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनकंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर है, इसकी जो ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन है वो कम करता है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे डिफरेंट। देन कॉन्स की बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इट्स द एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। सबसे मेन जो इशू है कि ये एक्सपेंसिव है। देन इट्स पोल्यूट्स इन एनवायरनमेंट, पोल्यूट एनवायरनमेंट इन सेंस कि इसके इमिशंस हैं लेकिन इतने नहीं है कि ऑब्वियसली कुछ इमिशंस हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि इसको मेंटेन करना और इसकी इश्यूज ज्यादा डैमेजिंग पब्लिक हेल्थ इन दी टर्म्स ऑफ इमिशन की बात कर रहा हूं। देन गैसिफिकेशन की बात करते हैं तो गैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन मींस टू सॉल्व इनकम्प्लीट combustion which produce combustible gases including producer gas which is a composition of carbon monoxide, hydrogen and traces of methane। अब producer gas को हम syngas भी कहते हैं। there can be producer or syngas produced from the gas is used to run the generator for electricity generation। जो गैसिफिकेशन की जो आउटपुट है वो syngas है और उस गैस को हम डायरेक्टली भी यूटिलाइज कर सकते हैं बाय उसमें कुछ प्यूरिफिकेशन और कुछ रिमूवल ऑफ जो आपके कुछ चीजें हैं उनको रिमूव करने से आप जो आप syngas है उसको प्यूरिफाई करके डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो अपने जनरेटर के अंदर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये मैंने कुछ एक किस्म का आप समझ लें कि एक और भी बताया कि पायरोसिस गैसिफिकेशन और कंबस्शन में डिफरेंस क्या है। अगर पायरोसिस की बात करते हैं उसमें बेसिकली ब्रेक डाउन है आपकी ड्राइंग प्रोसेस कह सकते हैं इसको कि बायोमास यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैटर है और दैट ऑर्गेनिक मैटर शुड बी इन दिस सॉलिड फेज, you can't use in a liquid phase। सो आप उसको अगर आप हीट करते हो देन उसकी जो प्रोडक्शन है वो चारकोल ऑयल और गैस है, इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है पायरोसिस के अंदर और इट कुड बी फास्ट पायरोसिस, इट कुड बी स्लो पायरोसिस एज वेल, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो चेंज है एज कंपेयर टू गैसिफिकेशन और कंबस्शन। अगर गैसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन आपकी जो बर्निंग है दैट विल बी इन लिमिटेड सप्लाई। तो अगर लिमिटेड सप्लाई के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ सॉइल वेस्ट को या बायोमास को आप बंद करते हो तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी या उसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी अ फ्यूल गैस।
दैट इज द सिंगेस और प्रोड्यूसर गैस। और ये कंबस्शन की बात करते हैं तो कंबस्शन के अंदर बेसिकली सिस्टमैटिक ऑक्सीजन है, इसके अंदर आप समझ लें कि आप फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे आगे मैक्सिमम कंबस्शन होती है, तो उसकी जो आउटपुट है वो हॉट कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं व्हिच इज दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर हीटिंग पर्पस। ये राइट साइड पे मैंने प्रोसेस को शो किया है कि सबसे पहले गैसिफिकेशन में ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका मॉइस्चर जो है वो रिमूव होता है, देन डीपोलिमराइजेशन है जिसके आउटपुट के ऊपर आपको चार और वाटर निकलते हैं, देन कंबस्शन है जिसमें आप इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग और स्लैग जो है वो आपके आउटपुट्स हैं, और गैसिफिकेशन में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि एट द एंड आपके पास जो है वो मीथेन प्लस CO2 दैट इज द प्रोड्यूसर गैस, वो आपके आउटपुट है। प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं गैसिफिकेशन की, तो अगर सबसे पहले जो एडवांटेज है दैट इज सूटेबल फॉर डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशंस, then more suitable for engine applications. There is no restriction in type of fuel used. Engine enables energy to be recovered from waste. It reduces the volume of solid waste as well, but it is less as compared to incineration plants. It has a lower environmental impact, a lower visual impact, and maybe in future will produce a transportable fuel, for example, gas to be liquid biofuel transportable as well. So कॉन्स क्या है जी? कॉन्स ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये है कि ये इंस्टॉलेशन से ज़्यादा कम है, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। देन इट्स पोल्यूट्स एनवायरनमेंट, ये पोल्यूट्स एनवायरनमेंट इस लिहाज से करता है कि इसकी जो गैसिफिकेशन के अंदर जो आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं इन फॉर्म ऑफ टार जो है वो भी आपकी एमिशंस नहीं है, लेकिन दैट कैन बी यूज्ड सॉरी, तो आप यूज कर सकते हो उसको बाय प्रोसेस करने के बाद। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी जो गैसिफिकेशन प्लांट्स हैं भी है आपको, जो मैंने बताया पहले इंस्ट्रक्शन के अंदर भी। सो टार कंसंट्रेशन इसकी हाई है जी। जो इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है बायोफ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक फ्रैक्चर ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसमें ये दो बेसिकली आपके बायोफ्यूल्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेसेस व्हिच इज बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल ट्रांसफिशन के थ्रू। राइट साइड पे ऊपर आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी है। अगर आप ऑर्गेनिक फ्रैक्चर ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए आप रिफाइनरी आना चाहते हैं, उसमें ट्रांसफिशन का प्रोसेस है, उसके प्रोसेस में आपको जो बायोडीजल मिलती है। और अगर फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें बायोएथेनॉल है, इसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस है, और अगर हम बात करते हैं एनोबोडाइजेशन की तो उसमें ऑब्वियसली बायोगैस है। लेकिन अगर इसमें हम बेसिक हम बायोफ्यूल की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन और ट्रांसफिशन के थ्रू हम लोग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी आपका सबस्ट्रेट है उसकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड, उसमें लिपिड्स हैं, उसमें स्टार्च है, उसमें सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं नहीं चाहता कि अभी आपको बताई जाए। ऑब्वियसली ये थ्रू प्रॉपर डेप्थ के अंदर जाकर आपको समझाया जाएगा किस तरह प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी जैसे एक ओवरव्यू है, सो उस ओवरव्यू के लिए बस आपको ये बताना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए कि बायोडीजल के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। सो बायोडीजल की बात करते हैं, बायोडीजल है क्या? बायोडीजल इज अ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट बेस्ड फ्यूल consisting of long chain and containing alkyl method or ester which is transesterification. So अभी बात करते हैं कि it's a vegetable oil, used vegetable oil or that oil which is not our commercial use। और इसके अलावा जो एनिमल फैट है, फॉर एग्जांपल जो हम देख सकते हैं आपका जो ईद के ऊपर भी हमारे पास जो वेस्ट आता है, इसके अलावा जो चिकन का वेस्ट है जो हमारे पास लोकली शॉप्स हैं उनमें जो वेस्ट है तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। और उसमें जो बायोएथेनॉल है उसमें आप जो जितने भी आप कह सकते हैं कि आपके बायोमास की जो बायो प्रोडक्ट्स हैं या जो रेजिड्यू है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायोएथेनॉल प्रोडक्शन। जी, एक टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे थे बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर एनारोबिक डाइजेशन। Anaerobic digestion is a natural process that breaks down organic matter in the absence of oxygen or release a gas known as biogas.
leaving an organic residue called digestates. Anaerobic digestion contains 4 processes of production of biogas from biomass, which contains hydrolysis, acetogenesis and methanesis. अगर बात करते हैं anaerobic digestion की, तो इसके अंदर जो बायो प्रोडक्ट है वो आपका बायोगैस है। 4 प्रोसेसेस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हाइड्रोलिसिस के अंदर आपका ब्रेकडाउन ऑफ लोअर मॉलिक्यूल्स इनटू हायर मॉलिक्यूल्स इनटू लोअर मॉलिक्यूल्स है, इसका आपका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। देन एसिडोजेनेसिस है विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके कुछ बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। देन उसमें ब्रेकडाउन होती है आपका जो आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी आपकी ब्रेकडाउन है। देन उसके बाद आपकी जो आपके बैक्टीरिया हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को, और वो रिलीज करते हैं आपकी मीथेन गैस, उसको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो जो इसकी लास्ट स्टेज है मिथेनोजेनेसिस, इस मिथेनोजेनेसिस के अंदर आप मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो आप मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जिससे आप क्योंकि बायोगैस के अंदर बात करते हैं तो बायोगैस में मिक्सचर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इसमें जो आपकी मेजर अमाउंट ऑफ गैस है वो मीथेन है, व्हिच इज CH4। इट इज अराउंड 60 to 70%। बट ये है कि आप अगर इसको जितना ज्यादा इसको प्योरीफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट प्रोसेस है बायोगैस को प्यूरिफाई करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। अगर कोई कहता है जी बायोगैस को अपग्रेड करना है, तो उसका मतलब ये है कि आपने बायोगैस के अंदर जो मीथेन कंसंट्रेशन है उसको हाई करना है। उसको हाई करने से आपके जो आपकी बायोगैस है, अगर उसके अंदर मीथेन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो डायरेक्टली यूटिलाइज हो सकता है एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, और उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं आपके इंजन के साथ। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम मैंने बताई है कि सबसे सबस्ट्रेट चेन है। सबस्ट्रेट चेन के अंदर आप देखते हो कि हमारे पास जो इनपुट है वो कौन सा वेस्ट है। इसमें बायो वेस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर बायोमास भी है। अगर हम बात करते हैं मेसो सॉल्ट वेस्ट की, तो मेसो सॉल्ट वेस्ट का जो प्रोपोर्शन ऑर्गेनिक मेसो सॉल्ट वेस्ट का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, which is organic fraction of meso solid waste, that can be utilized as an input substrate for biogas production. सबसे पहले वेरियस ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, देन उसकी कलेक्शन ट्रांसपोर्ट है, देन ट्रीटमेंट है। एज आई मेंशन अर्लियर, उसकी कोई भी अगर आपका सबस्ट्रेट है तो उसकी ट्रीटमेंट लाजमी है। देन ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपकी एनारोबिक डाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। उसके अंदर पीएच है कि आपकी पीएच न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं ऑब्वियसली। तो ये इसमें CN रेशियो है कि what will be a feasible carbon to nitrogen ratio of that system। HRT है ये आपका रिटेंशन टाइम होता है कि आप कितना जो है कितनी देर आपका जो सबस्ट्रेट है उसको आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर रखते हैं, तो देन उस पीरियड के बाद आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ गैस स्टार्ट होती है। OLR ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, ये आपका जो आप डेली फीड करते हो अपना जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली बात होती है कि हम कहते हैं जी अगर बायोगैस प्रोडक्शन है तो वो सिर्फ काउ डंग की बात होती है जी, जो काउ डंग है उसको यूटिलाइज किया जाता है। ऑब्वियसली ठीक है, दैट इज कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, सबसे इजी है बैक्टीरिया के लिए काउ डंग को डाइजेस्ट करना, लेकिन हम कोडाइजेशन भी करवा सकते हैं काउ डंग की ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ मेसो सॉल्ट वेस्ट की। अगर कोडाइजेशन करवाते हैं तो अगर आपकी एक अमाउंट ऑफ ये लिटरेचर से एक किस्म की आप कह सकते हैं कि ये हमें चीज फाइंडिंग्स की हैं कि अगर कोई डाइजेशन करवाते हैं मेसो सॉल्ट वेस्ट की, तो उससे आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है और उसकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अंदर मीथेन की जो प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए। इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं तो एनारोबिक डाइजेशन के अंदर टेम्परेचर रेंज वेरी करती है। इट कुड बी ए मेसोफिलिक, इट कुड बी ए थर्मोफिलिक। मेसोफिलिक की बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है तो इसकी टेम्परेचर रेंज अराउंड 30 to 35 होगी। उसमें ये है कि आपको भी एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ गैस है वो एज कम्पेयर टू थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक चैम्बर, वो स्लोली प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी नहीं
हमें फर्दर स्पीड अप चाहिए तो उसमें ऑब्वियसली थर्मोफिलिक मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है, और उसमें यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इट विल बी अराउंड 45 टू 50। सॉलिड कंडेंस आई हैव मेंशन अर्लियर कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सॉलिड कंडेंस होते हैं, फीडिंग मोड कौन सा है, ठीक है, कि आप जो एनारोबिक डाइजेशन है वो आप करवाना चाह रहे हो, वो आपका फिक्स्ड डोम रिएक्टर है, ठीक है, वो आपका फ्लोटिंग डोम है, वो ये बेसिकली ये कुछ टेक्नोलॉजीज के अंदर प्लांट्स हैं जो डिफर करते हैं, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखते हो कि व्हाट विल बी अ फिजिकल प्लांट फॉर अस, ठीक है। देन प्रोडक्ट चेन है कि जो आपकी आउटपुट गैस निकलती है बायोगैस, अगर आप उसको पोस्ट ट्रीटमेंट करते हो तो उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट होगी, अगर और इसकी जो बाय प्रोडक्ट है डाइजेस्टेट, जिसे हम बायो स्लरी भी कहते हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिकेट्स भी बाय ड्राइंग प्रोसेस, और उसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर, और उसको एज अ फिश फार्मिंग के अंदर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। जी ये कुछ मीथेन यील्ड्स मैंने बताई हैं कि जो सबस्ट्रेट है पाम ऑयल मिल वेस्ट है मिथोसॉल वेस्ट में, मैंने मिथोसॉल वेस्ट के अंदर जो आपकी डिफरेंट कंपोजिशन है जो आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेंशन की गई हैं वो भी मेंशन कर दी है, ताकि आपको पता हो कि मिथोसॉल वेस्ट की ओवरऑल कैटेगरी मीथेन यील्ड कितनी है, और उसके अंदर जो डिफरेंट फूड वेस्ट है या हाउस होल्ड वेस्ट है या डिफरेंट लिग्निन रिच ऑर्गेनिक वेस्ट है उनकी जो मीथेन यील्ड है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि मिथोसॉल वेस्ट की जो रेंज है इट इज अराउंड 60 टू 530 मीथेन यील्ड। इसमें एक चीज आपको पता चाहिए, मैंने मीथेन यील्ड की बात कर रहा हूँ व्हिच इज अ ओनली प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन इन दैट बायोगैस व्हिच इज अ द यूनिट इज लीटर पर केजी पर वीएस। इसमें बात जो की है जो यूनिट मतलब इलेबोरेट कर देता हूँ, इसमें पर केजी पर वीएस का मतलब है कि आपका इतने 1 केजी ऑफ आपका अगर आपका 1 केजी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ आपकी वीएस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 केजी के अंदर 20% वीएस है, देन उस 20% वीएस के लिहाज से आपने बताना है कि अगर मेरे पास इतनी केजी ऑफ वीएस होगी उससे जो मेरी मीथेन यील्ड है वो ये होगी, क्योंकि अगर 1 केजी ऑफ आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है तो उसके अंदर जो आपकी यूजफुल एनर्जी है या यूजफुल जो बायोडिग्रेडेबल कंटेंट्स है वो वीएस होती है। तो बायोडिग्रेडेबल वीएस जो आपकी होगी उससे आप देख सकते हो कि मेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मीथेन है वो कितनी हो सकती है। सो ये आपको इस यूनिट के बारे में ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनेरिक मोस्ट हम देखते हैं जी जब बात कर रहे होते हैं यील्ड की तो वो इतने क्यूबिक पर केजी ऑफ सबस्ट्रेट होता है। ये कुछ पॉज एंड कॉन्स हैं कि बायोगैस की ऑब्वियसली इसमें पॉज के अंदर तो है, सबसे पहले बायोगैस प्रोडक्शन है कि इसका सबसे मेजर एडवांटेज जो है कि हमारी बायोगैस मिल जाती है दैट हम यूटिलाइज अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं जो हमारे गांव हैं, ठीक है, विलेजेस हैं, उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं है या उनको बर्निंग प्रोसेस का इशू है, तो वहाँ पे वो अपना काउ डंग को और जो उनका एग्रीकल्चर वेस्ट है जो उनका अपना हाउस होल्ड वेस्ट है उनको कंपाइल करके एज ए कोडाइजेशन उनको यूज कर सकते हैं अब जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। और उससे ये है कि अगर जेनेरिक हम देखेंगे वो जो अपना वेस्ट है रॉ वेस्ट है उसको डायरेक्टली यूज करते हैं कंबशन के लिए, तो अगर वो अपना वो जो वेस्ट है उसको बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे उससे आपकी मिशन भी कम होंगी, उससे आपको एक बायोगैस उनको मिलेगी जो फर्दर उससे उनको स्टोव चला सकते हैं, और अल्टीमेटली उसकी एज ए बायो प्रोडक्ट उनको जो डाइजेस्टेट मिलेगा जो बायो स्लरी मिलेगी वो उस स्लरी को एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं अपनी फीड्स के लिए। ये जो सबसे मेजर इसका बेनिफिट है वो विलेजेस के लिए ये है। उसके बाद ऑर्डर रिडक्शन है ऑब्वियसली इसकी एज कम्पेयर टू दैट इसकी कम है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इंसुलेशन के अंदर तो ज्यादा है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है, इंप्रूव वाटर क्वालिटी है, लेस स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसमें आपको एससीडी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेटिंग जनरेटर, और इसके जो cons हैं which is obviously you had to invest something for this एनर्जी डाइजेशन, आप उसे प्लांट खरीदना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको कॉस्ट चाहिए होगी। देन लिमिटेड लॉस के है कि आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए ऑर्गेनिक फीड की कि आप उससे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसका एक
जो है वो कौन सी है कि जी इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट्स अप टू 25-30 डेज के बाद आपकी जो बायोगैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ आपके रिलेशन फील्ड्स हैं कि वो जो आपका काउ डंग है उसका इनोकुलम यूज करके फॉर द एनहांसमेंट ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज वेल, उसमें आपका जो रिटेंशन टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक लेवल उससे इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो भी आपकी रिलेशन हुई है। कन्वेंशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ लेस स्टेबल प्रोसेस। जी ये लेस स्टेबल प्रोसेस है, इसके अंदर आपकी कंपोजिशन वेरी करती है, कुछ इस तरह की कंपोजिशन आ जाती है तो वो आपके जो बैक्टीरिया हैं, इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी बायो एनोवेशन के अंदर आप जो सबसे सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं मिथाइल बैक्टीरिया, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो वेरी अगर वो कोलैप्स करते हैं तो आपका जितना भी प्लांट है वो सब कोलैप्स हो जाएगा, देन यू हैव टू रीहॉल योर बायोगैस प्लांट। मस्ट हैव अ रिलायबल सोर्स एंड द प्रोसेस मस्ट रन एफिशिएंटली, मस्ट हैव अ रिलायबल जी इसमें वन ऑफ द मेन जो रीजन है कि आपके पास रिलायबल सोर्स ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ दैट ऑर्गेनिक फीड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंटिन्यूस सप्लाई होगी तो ही आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके दरमियान डिफरेंट फ्लॉज आएंगे, आपको प्रॉपर सप्लाई नहीं है, सप्लाई चेन प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो ये इशू होगा आप लोगों के लिए जी। another process which is a composting, it's another other process of treatment of solid waste. Composting is a natural process of recycling organic matter such as leaves and foods scraps into a valuable fertilizer that can enrich soil and earth. ये आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप ये एरोबिक फर्मेंटेशन एक किस्म से करवा रहे होते हैं आप, ठीक है, और ये नाउ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अगर आप करते हैं तो आपको इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट मिलता है जो ऑर्गेनिक फील्ड है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो विंडो कंपोस्टिंग है, बिन कंपोस्टिंग है, फोर्स एरेटेड विंडोज है और इमनेस कंपोस्टिंग है। विंडो कंपोस्टिंग के अंदर आप ओपन डंपिंग जो ओपन आप लाई कर देते हैं अपना वेस्ट और उसको आप मूव करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज कर सके, ठीक है, और उसको कंपोस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बिन कंपोस्टिंग है। बिन कंपोस्टिंग के अंदर भी ऐसा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एयर सप्लाई के लिए उन्होंने जगह रखी हुई है। फोर्स एरेटेड विंडोज के अंदर उन्होंने पाइप्स को थ्रू नीचे से और आगे सेंटर्स के अंदर कुछ पाइप लगाए होते हैं जिससे वो प्रॉपर फ्लो ऑफ जो आपका एयर है वो होता रहता है और आप एनारोबिक कंडीशन डेवलप नहीं होती, आप एरोबिक कंडीशन के थ्रू ही कंपोस्टिंग करते हैं। सिमिलरली इन वैसे कंपोस्टिंग है, ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम मैंने मेंशन की। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपका कलेक्शन ट्रांसपोर्ट है, देन आपकी लोडिंग है, देन आप प्री स्क्रीनिंग करते हो। ये बेसिकली सॉइल वेस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन है, देन लोडिंग है। लोडिंग में आप देखते हो कि जितना भी सॉइल वेस्ट आया है वो आ गया है, उसमें प्री स्क्रीनिंग के अंदर देखते हैं ओके कि जी ये हमारा सॉइल वेस्ट था, इसमें इतने परसेंट ऑफ रिसाइक्लेबल अमाउंट है, इतने परसेंट ऑफ इसमें नॉन रिसाइक्लेबल है, इतने परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक फील्ड है, इतने परसेंट ऑफ इसके अंदर मेटल सॉरी इतने परसेंट ऑफ मेटल्स हैं। देन यू सी ओके इसमें इतने परसेंट ऑर्गेनिक मैटर है, तो देन यू सी कि ओके अगर ये है इसको हम ट्रीटमेंट के तौर पे इसको ग्राइंडिंग करते हैं, उसका साइड रिडक्शन करते हैं। साइड रिड्यूस करने के बाद आप उसको कंपोस्टिंग फेस में ले जाते हो जहाँ पे आपके कंपोस्टिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, और उस कंपोस्टिंग प्लांट पे आप डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, स्किल लेबर अवेलेबल है कौन सी, तो आप वो यूटिलाइज करते हो। देन फाइनल यूज ऑफ कंपोस्ट है, आपका जो वहाँ पे कंपोस्ट बनता है उसको इनरिच भी करते हैं, आप देखते हैं उसका कुछ एनालिसिस करते हैं कि वैसे उसके अंदर कितने परसेंट ऑफ आपके फास्फोरस है या समथिंग लाइक दैट जो आपके यूटिलाइज होता है फर्टिलाइजर्स के लिए, आप उसको इनरिच भी कर सकते हैं। देन फाइनल यूज ऑफ कंपोस्ट है कि जो आपकी लेकिन ये एट द एंड है। कंपोस्टिंग के बाद आप देखते हो कटिंग विंटर ये डिफरेंट है, उसमें पोस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड देन फाइनल यूज ऑफ कंपोस्ट है। सो दीज आर सम कंपोस्टिंग फ्लो चार्ट एक किस्म मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इसमें वन ऑफ मेन थिंग जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंपोस्ट प्लांट स्टार्ट किया गया था लेकिन वो फेलियर की तरफ गया था। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने कंपोस्ट बना दिया था लेकिन उसकी मार्केट नहीं थी, उनको नहीं पता था कि हम ये कहाँ बेचेंगे। सो इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर भी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप इस सारी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर सकते हैं।
जी कुछ ये कंपोस्टिंग जो मैंने बात की है, ये मैं सिर्फ 4 टेक्नोलॉजीज बताई हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग है और ब्लैक फ्लाइडर जो है उसकी कंपोस्टिंग है। लेकिन वो कुछ और ज्यादा टेक्निकल टर्म्स थी, तो मैंने उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया कि अगर मैं वो इंक्लूड करता तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो एक जेनेरिक सिनेरियो नहीं था। तो अभी ये एक ओवरव्यू है, तो इसलिए हम इसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि प्रोस एंड कॉन्स हर प्रोसेस पे क्या क्या है, और एट दी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना चाहिए। ये प्रोस एंड कॉन्स है जी। इंप्रूवमेंट इन सॉइल क्वालिटी है, एनहेंसेस द सॉइल स्ट्रक्चर है, इट्स अ रेदर चीप सॉइल कंडीशनर। अगर हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो भी मिल रहे हैं, तो उससे ये चीप है। इट्स अ फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इट्स यील्ड इज हायर, इट्स अ लेस वेस्ट, fewer garbage because it's free, easy to produce compost और eco friendly है, ठीक है। और इसके जो कॉन्स हैं उसमें सबसे पहले तो एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करेगी आपके अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर जो आपकी कंपोजिशन है उसकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट की कंपोजिशन कितनी है। देन यू सी, क्योंकि इसका एक जो आपकी कॉन्स है वो ये कि अनप्रेजेंट स्मेल है जो कंपोस्टिंग प्लांट है उसके अराउंड, क्योंकि एरोबिक फर्मेंटेशन है, ये कंट्रोल नहीं है। तो इसमें जो आपकी स्मेल है वो स्मेल होती है जिस जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं आपके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए इशू है। देन मे अट्रैक्ट रैट्स, स्नेक एंड बग्स। आपको पता है कि कोई भी अगर ओपन जगह है तो वहाँ पे वो अपने आप ही जो प्रोड्यूस हो जाते हैं आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह। तो ये इट वुड बी इशू एज वेल। रेदर अनप्लेजेंट फिजिकल अपीयरेंस है, ये इट्स नॉट लुकिंग गुड, यार ये ठीक लग रहा है। देन इट इन्वॉल्व्स प्लेंटी ऑफ वर्क, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आपको उसको मूव करना पड़ता है अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ताकि आपका जो प्रॉपर कंपोस्टिंग है वो हो जाए। It needs some monitoring. You have to monitor it as well. Quality of compost depends on the ingredients. As I mentioned earlier, composting takes time. Obviously, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज टेस्ट किया तो कल ये कंपोस्टिंग बन जाएगा, इसको टाइम लगेगा। जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो इसको यूटिलाइज करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो चेंज होगा ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर। सो एडिशनल फर्टिलाइजर मे बी नेसेसरी। मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कंपोस्ट है आप आपसे एनालिसिस करते हैं वो करके देखते हैं जी कि ये अगर हम इसको यूटिलाइज करना है फर्टिलाइजर के लिए तो क्या इसके अंदर फास्फोरस कंटेंट, सल्फर कंटेंट से डिफरेंट इनरिच ये है कि नहीं, ताकि हमारी जो सॉइल है उसके लिए फिजिबल होगा कि नहीं। अगर नहीं है then you will add some additional fertilizer to enhance its efficiency. That is a separate of disease. Composting needs some space. So ये कुछ कौन से composting के ये जो सैनिटरी लैंडफिल है, सैनिटरी लैंडफिल facilitate to dispose municipal solid waste. They are designed and operating to keep public health and environment in mind. Most of the final waste disposal facilities in Asia are built but not used as sanitary landfill. Most of them are used as open dump. जी इसमें लैंडफिल बेसिकली जब बात करते हैं तो ये अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर लैंडफिल अभी कुछ अभी तक पाकिस्तान के अंदर 1 या 2 लैंडफिल हैं जो सैनिटरी लैंडफिल तो हो रही हैं। अभी लेटेस्ट एलओएस साइन किया गया है कराची के अंदर जो 150 मेगावाट थ्रू लैंडफिलिंग वो वेस्ट एनर्जी के प्लांट यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका ऑलरेडी इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो आपका जितना भी वेस्ट है वो उठा के आपकी सिटी में जो ट्रांसफर स्टेशन पे पहले पहुंचाती हैं। देन ट्रांसफर स्टेशन से वो आपकी सिटी से बाहर उनको कुछ जो जगह है वो एलोकेट कर दी जाती है। उस जगह पे वो लोग जो आपका वेस्ट है उसको ओपन डंप करते हैं, ओपन डंप कर देते हैं और वो उसको एज ए उसको नाम देते हैं कि ये लैंडफिल है, लेकिन वो एज ए लैंडफिल सैनिटरी लैंडफिल नहीं है क्योंकि वो ओपन डंपिंग है, ठीक है। और उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे फॉर द एनर्जी पर्पस। सो लैंडफिल ये सबसे इजी जो प्रोसेस है कि आपने जो कूड़े को ठिकाने लगाना है उससे क्या उठा के उसको बस उठा के एक जगह पे रखी जाओ और उसको इंक्रीज उसके हाइट इंक्रीज करी जाओ और एक जब लिमिटेड हाइट पे चला जाता है देन वो कहते हैं जी ठीक है इसकी जो है वो पूरी हो गई है, अब हम कोई और एरिया लेते हैं तो उस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में इसका नहीं है। So landfill is the oldest and most common form of waste disposal and जो इसकी प्रोडक्ट है वो है लैंडफिल गैस, मीथेन बेसिकली इज अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन एनारोबिक
without oxygen condition, it contains roughly 50 to 55% methane and 40 to 50% carbon dioxide, and less than 1% of different non-methane carbon compounds. So अगर लैंडफिल की बात करते हैं तो लैंडफिल के अंदर भी बेसिकली आपकी जो लैंडफिल के नीचे आपकी जो वेस्ट है उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक वेस्ट में से को ही यूटिलाइज करते हुए जो आपकी प्रोडक्ट है वो मीथेन गैस होगी जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर वेस्ट टू एनर्जी पर्पसेस। राइट साइड के ऊपर मैंने आपको एक मेंशन किया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इट्स अबाउट 550 प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ लैंडफिल के हैं, ठीक है। इट मींस के वहां पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वो लोग 80.3 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लैंडफिल गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं आरएनजी के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है आप देख सकते हैं 12.3 बिलियन किलोवाट आवर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ लैंडफिल से। इट मींस कि इस तरह का प्रोसेस नहीं है, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जी इस पे वर्किंग हो नहीं सकती है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, नहीं। अगर ग्लोबली बात करते हैं तो ग्लोबली इस पे काफी काम हो रहा है, ठीक है। सिर्फ लैंडफिल के ऊपर नहीं, मैंने भी मेंशन नहीं किया, अगर इंस्टॉलेशन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्लोबली आपके इंस्टॉलेशन प्लांट्स भी बहुत है। मैं जब कंपैरिजन करते हैं जिसको मैं चीज बता दूंगा आपको इंस्टॉलेशन में जो ग्लोबली क्या ट्रेंड है और गैसिफिकेशन का और एनर्जी का। सो अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तो उसमें 25 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ जो आपकी लैंडफिल गैस है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ एनर्जी पर्पसेस। ये इसका एंड यूज है कि लैंडफिल जो है उसमें किस तरह गैस प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पर लैंडफिल है उसमें उन्होंने गैस वेल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए होते हैं जिससे जो आपकी विद इन ऑर्गेनिक फैशन या विद इन आपकी जो लैंडफिल है जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है गैसेस उनसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन वो जाते हैं ब्लोअर ट्रीटमेंट के अंदर, फिर ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग है, देन प्रोसेसिंग के थ्रू पाइपलाइन गैसेस हैं, ठीक है। और उसको जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है आफ्टर प्यूरिफिकेशन उसकी यूटिलाइजेशन जो है दैट कैन बी यूज्ड इन पाइपलाइन गैसेस फॉर हीटिंग पर्पसेस इन हाउसहोल्ड्स और समथिंग एल्स और बाय अपग्रेडेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ व्हीकल फ्यूल। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तो आप उस मीथेन गैस को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ग्रिड कनेक्शंस, फॉर इंडस्ट्रियल और फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट्स, फॉर एग्जांपल फॉर हाउस होल्ड लेवल एज वेल। लेकिन अगेन ये बहुत बड़े प्रोसेस होता है क्योंकि लैंडफिल को अब ये नहीं है कि कोई भी उठ के जाकर लैंडफिल बना सकता है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये कुछ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इनको लैंडफिल कहते हैं जी। ये ओपन बेसिकली ये ओपन डंपिंग है, देयर आर नॉट अ लैंडफिल साइट्स। कुछ ट्रांसफर स्टेशन की जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ट्रक्स हैं, ये ट्रांसफर स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर। तो ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर ही आपकी जो रिसाइकलिंग के लिए आपका प्लास्टिक है वो आपको जो लोकल आपके वहाँ पे है सॉरी जो लोकल है वही यहाँ पे आपका जो रिसाइकेबल अमाउंट है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे जो कंपोजिशन है ऑर्गेनिक की वो सबसे ज्यादा होती है, विच इज अराउंड 50%। सो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो हमारे लिए फिजिबल होगी, तो मेरे नजदीक तो ये है कि क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर है वो ऑर्गेनिक है तो हम उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसमें शेयर ऑफ ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो एनापोडाइजेशन है या वो लैंडफिल है या इट बी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी एज वेल। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या दूसरी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें आपको सेग्रीगेशन ऑफ योर बिजनेस सर्विसेज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है लैंडफिल के। इट्स अ इजी वे टू हैंडल वेस्ट। मैंने आपको बताया कि सबसे आसान तरीका है लैंडफिल का, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डंप करी जाओ, आप ओपन डंपिंग करी जाए आप, ठीक है। इसमें आपको सरदर्द नहीं है। देन कीप सराउंडिंग क्लीन है। अगर आप एक लैंडफिल एरिया जो है उसको बता दीजिए कि हमारी ये एक स्पेसिफिक लैंडफिल है, ठीक है। तो जितना भी पोल्यूशन है वो वहीं पे होगा, उसके अलावा जो आप सराउंडिंग है वहाँ पे वो आप जो है वो फिजिकली या आप कह सकते हैं कि विजुअली आपको इतना जो है वो वेस्ट नजर नहीं आएगा। It can be used for energy source as well. A landfill creates jobs and local businesses. It keeps hazard waste segregated. It's a cheaper technology as compared to installation or different I have mentioned earlier. उन लिहाज से ये जो है ये cheaper technology है
देन से जो कॉज हैं वो ये हैं जी के कॉज में डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन है, क्योंकि जो आपकी लैंडफिल है, अगर सैनिटरी लैंडफिल के लिए प्रॉपर आप सिस्टम चाहिए होता है जिसके अंदर आप चेक करते हो कि उसको जो लीचेट है, इसके नीचे जो आपकी वाटर कंटामिनेशंस हैं, जो आपकी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जो आपकी इमिशंस हैं, वो आपकी जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसको इफेक्ट तो नहीं कर रही, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग आपको चाहिए होती है। इसमें अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ लैंडफिल का ऐसा है कि अगर आपकी ओपन डंपिंग है और वहां पे ऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी है, तो उसमें आपकी जो एमिशंस हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो वी नीड टू कैप्चर दैट एमिशंस बाय यूटिलाइजिंग दैट लैंडफिल गैस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ लीकेज है, आई हैव मेंशन्ड कि इसमें हमें जो लीकेज है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसमें ब्रीडिंग एंड हार्बनिंग ऑफ डिजीज वेक्टर्स इन इम्प्रॉपरली लैंडफिल है, अगर आपकी लैंडफिल प्रॉपर नहीं है तो वो डिफरेंट आप ब्रीडिंग डिफरेंट जो है इंसेक्ट्स और डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सो ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि इसमें आपको आपका जो सबसे मेन है आपको सॉइल चाहिए, तो और सॉइल भी अगर इंसुलेशन से अगर इसको कंपेयर करते हैं इंसुलेशन के साथ, गैसिफिकेशन के साथ या एनोबोडाइजेशन के साथ, तो लैंडफिल के लिए आपको सॉइल सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल नहीं है कि आप उस सॉइल को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर अदर पर्पसेस एज वेल, फॉर एग्जांपल फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस और समथिंग लाइक दैट। जी सेक्शन 4 है ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी जितनी अभी तक हमने बताई हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं म्यूकोसॉइल बेस की, उनके क्या कंपैरिजन है, ये उनको एक टेबल के अंदर डिफाइन कर दिया गया है कि जो एनर्जी रिकवरी की बात करते हैं एनर्जी की, तो वो अराउंड 612.5 किलोवाट आवर पर टन है, गैसिफिकेशन की 685 है, इंसोलेशन की 544 किलोवाट आवर पर टन है, ऐसे ही पायरोसिस की है और लैंडफिल की है। सो ये एनर्जी रिकवरी ऑफ फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ये मेंशन कर दी गई है। देन वेस्ट ऑफ रेजिड्यू है कि एनर्जी के अंदर सॉरी एनर्जी डायरेक्शन के अंदर जो रेजिड्यू है वो आपको ऑब्वियसली वो इन द फॉर्म मोबाइल स्टडी है, तो वो वेस्ट तो नहीं है लेकिन वो यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए इसका रेजिड्यू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो यूटिलाइजेबल हैं। गैसिफिकेशन के अंदर आपकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको पता है कि आपकी डिफरेंट टावर प्रोडक्शन है, आपका चारकोल है, ठीक है, तो एक किस्म का रेजिड्यू है, ठीक है, तो वो 120 किलोग्राम पर टन है। इंसुलेशन के अंदर आपका ऐश कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, वो अराउंड 180 केजी पर टन है। और जो पायरोसिस की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी रेजिड्यू है वो 120 केजी पर टन है। लैंडफिल की बात करते हैं तो लैंडफिल में तो ये है कि आपका जितना भी रेजिड्यू है वो रेजिड्यू वहीं का वही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उस रेजिड्यू को भी यूज करेंगे तो हम जो आपकी एनर्जी रिकवरी है उस रेजिड्यू से ही है। ऑब्वियसली जो उनका आपका जो ओवरऑल जो आपकी अमाउंट है वो सेम रहती है। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, लेकिन ये है कि वो उसमें रहेगी। देन ग्रीन हाउस एमिशंस की बात करते हैं तो एनुअल रिडक्शन जो है वो मोस्ट सूटेबल है अगर बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। अगर गैसिफिकेशन की भी ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस एमिशन मैंने मेंशन कर दी है, इंसुलेशन की भी है, पायरोसिस भी है, लैंडफिल की भी है। तो ये कुछ एमिशंस भी हैं जो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी से निकलती हैं, लेकिन ये अभी कुछ प्रोसेस अभी अपग्रेडेशन के थ्रू ये एमिशंस कम भी होगी हुई है, ठीक है। और एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी और गैसिफिकेशन की है, उसके बाद आपकी पायरोसिस और एनर्जी की है। एनारोबिक डाइजेशन बेसिकली सेंसिटिव प्रोसेस है, तो उसमें आपकी जो एनर्जी कन्वर्जन है मतलब काम है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो गैसिफिकेशन के अंदर आपकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और पायरोसिस के अंदर भी ज्यादा है। यू हैव टू मॉनिटर द सिस्टमैटिक एयर, और इसमें आपको नॉन अमाउंट ऑफ एयर देनी पड़ती है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो निकले। तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। स्किल लेवल की बात करते हैं तो एनोवेशन के अंदर भी इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है बैक्टीरियल है,
इंसुलेशन के अंदर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, गैसिफिकेशन में इंटरमीडिएट है, और लैंडफिल के अंदर जो चाहिए आपको। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो एनएलपी जो है वो रूरल एरिया के सबसे ज्यादा फिजिबल है। उसकी रीजन ये है कि रूरल के अंदर आपके पास काउडंग भी है, आपका म्यूचुअल सॉलिड वेस्ट भी होगा, आप एज ए कोड डाइजेस्ट भी यूज कर सकते हो, और जो आपकी बायो स्टडी है आप उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। गैसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल अर्बन के लिए मोस्ट फिजिबल है। इंसुलेशन जो है ये अर्बन सिटीज के लिए सबसे ज्यादा फिजिबल है। फॉलोसिटी बहुत के यूज हो सकता है, और जो लैंडफिल है ये भी म्यूचुअल सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रियल के लिए और कंपैरेटिवली जो आपकी डेवलप्ड सिटीज हैं उनके लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो ये एक किस्म का मैंने एक कंपैरिजन टेबल जिसे कह सकते हैं वो है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हैं एक ओवरव्यू के लिए। ठीक है जी, और इसके बाद ये हमारा लास्ट सेक्शन है जी, सेक्शन 5। ये है जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो पहले 4 सेक्शन थे वो एक किस्म का ओवरव्यू था जी कि क्या 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 प्रोसेसेस थे, उनके क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स थे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या था, उनमें से उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनका जो आउटपुट है वो क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूटिलाइज करते हैं एनर्जी रिकवरी के लिए, तो हमारे पास जो लोकल हमारी एसएमईज है उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के अंदर। सबसे पहले तो है जी वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसाइकलिंग। अभी तक पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर कलेक्शन वेस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है। अगर आप फैसलाबाद लाहौर की बात करते हैं, इवन कराची की बात करते हैं, तो कराची के स्नैक्स आपको पता है कि अभी गली मोहल्लों के अंदर भी वेस्ट है। ठीक है, तो कोई प्रॉपर कलेक्शन नहीं है। अगर कोई आप प्रॉपर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कॉलोनी है, ठीक है, तो वहां पे आप इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस आप एक प्रॉपर कंपनी रजिस्टर करवा के इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वेस्ट करते हैं, जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उस वेस्ट में से आप फॉर्मली प्लास्टिक की रिसाइकलिंग सेपरेट कर सकते हैं, रबर रिसाइकलिंग सेपरेट कर सकते हैं, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सेपरेट है। तो उस ये भी एक बिजनेस सेंटर है बिल्कुल ऐसे मीन्स के लिए। ठीक है, कि आप इस तरह अर्न कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर से। ठीक है, और इसमें प्रोडक्शन सेल कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर्म है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट कर लिया हाउस लेवल के अंदर, या अगर आपने एक कॉलोनी में या सोसाइटी के अंदर आपने वेस्ट की एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट कर लिया सोसाइटी की, वो सोसाइटी के फिर वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको आप थ्रू कंपोस्टिंग या थ्रू डिफरेंट वर्मी कंपोस्टिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एज वेल, तो उससे आप उसको एज ए कंपोस्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, और उसको आप सेल कर सकते हो बाय कोलैबोरेशन विद डिफरेंट कंपनीज जो कंपोस्ट सेल कर रही हैं। ठीक है, उनके साथ आप एमओयू या डिफरेंट उसमें करके तो आप सेल कर सकते हो। इट विल बी अनदर ऑप्शन फॉर, अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। उसमें प्रोडक्शन ऑफ पैलेट्स है, ब्रिकेट्स है विद कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोमास फॉर पावर प्लांट्स हैं। इसमें अगर आपको पता है कि गैसिफिकेशन के अंदर और पायोसिस के अंदर जो आपकी एमिशंस इन द फॉर्म ऑफ चारकोल निकलती हैं, आप उनको कंपैक्टिंग के थ्रू और विद कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोमास फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रेजिड्यू, उनके साथ उनको करके ब्रिकेट्स बना सकते हो जो यूटिलाइज हो सकती हैं इंडस्ट्रियल लेवल के पावर प्लांट्स के लिए भी, और हाउस होल्ड लेवल के लिए फॉर कुकिंग पर्पस एज वेल। So coordination of machineries and equipments और energy recovery technologies है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि जितनी भी इसके लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स होंगी और उसकी हमें जरूरत होगी, तो उसी जरूरत के लिए जो लोकली हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं वो बना सकते हैं ना इस चीज को। तो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन है कि डिफरेंट कंपनीज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जी, कि हम भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह सोलर पावर की एग्जांपल आपके सामने है कि सोलर के लिए कंपनीज जो हैं इंडिविजुअली आईपीपीज के थ्रू भी आ रही हैं। ठीक है, तो पावर जनरेशन सेल ऑफ पावर है। अगर लार्ज स्केल की बात करते हैं तो जो आपका वेस्ट है उसको पावर जनरेशन के लिए, सेल ऑफ पावर के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोसेस ऑर्गेनिक फीडस्टॉक फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, and then chemicals to remove waste order for open landfill sites all over the country। जितने भी जो केमिकल सप्लायर्स हैं उनके लिए भी एक किस्म की अपॉर्चुनिटीज है कि अगर इसकी तरफ ध्यान देती है गवर्नमेंट, तो जो लैंडफिल एरियाज ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हैं, वहाँ पे जो वेस्ट रिमूवल के लिए वहाँ पे जो वेस्ट ऑर्डर है उसके रिमूवल के लिए कुछ केमिकल्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं। Then collection of reusable plastics and materials etc. for sale in local markets, and another is design and construction of secured landfills and urban landscape developments at abnormal landfills. So these are some opportunities that I have mentioned here. कि ये opportunities हैं जो
यूज कर सकते हो। अगर हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इंडिविजुअली या प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें इंटरेस्टेड है कि किस तरह हम जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको यूटिलाइज किया जाए फॉर एनर्जी रिकवरी पाकिस्तान के लिए, तो ऑब्वियसली देयर कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं अभी जो एनर्जी डेस्क है उसमें कुछ एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल भी है जो उसमें वर्किंग करते भी रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ डायरेक्टली रब्ता किया जा सकता है। अगर आप इन फ्यूचर भी कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू वेस्ट टू एनर्जी के होंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक सो टाइम भी हुआ जाता है, तो अभी ये है कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है होपफुली मैंने ट्राई किया है कि आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू दे दिया जाए ये म्यूनिसिपल सर्विस क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे पास इन इसको यूटिलाइज करते हुए। तो अभी हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट्स, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन सर होगा, अगर कोई आया होगा तो विद इन 5 मिनट्स में उनको एड्रेस भी कर दूंगा। कैंडली 5 मिनट है, आपका भी क्वेश्चन सर है तो आप उसको पे बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिए। थैंक यू। जी हमें क्यूए बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है। जी ये इबादुर रहमान है, इनका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मटेरियल आर ट्रीटेड इन गैसिफिकेशन। तो जी गैसिफिकेशन की बात में मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, इट कुड बी बायोमास, और अगर मिक्स सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कंपोजिशन है आपकी उसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल है इट शुड बी नॉट अ लिक्विड, ठीक है उसमें। तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हो गैसिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चन? जी इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो ये आज की प्रेजेंटेशन है ये चैट बॉक्स के अंदर लिंक बता आई थिंक मेंशन कर दिया गया है। अदरवाइज आप जो एनर्जी डेस्क मेडा जो इनका ऑफिशियल हमारा पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर भी जो आज की प्रेजेंटेशन है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दी जाएगी। सो यू गाइस कैन असेस दैट वीडियो ओवर देयर। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप तो जो ये हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप इस ईमेल के ऊपर डायरेक्टली क्वेरी फॉर्म के अंदर भी हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं और बाय टाइप जो आप ईमेल है उस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम 2 से 3 में वेट करते हैं। आई थिंक सो जो क्वेश्चन तो एड्रेस की है 1 से 2 क्वेश्चन आए थे हमें, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम आज का जो वेबिनार है वो क्लोज करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा हुआ ही। जी आई थिंक सो वी हैव नो मोर क्वेश्चन राइट नाउ। जी तो आज का जो वेबिनार इसे हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह वी आर होपफुल के फ्यूचर के अंदर भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो वेबिनार उनको कंडक्ट करेंगे। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि किसी भी जो अभी टेक्नोलॉजी हमें बताई गई हैं अगर इनसे किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्दर इन डिटेल वेबिनार किया जाए तो आप हमें ईमेल के थ्रू
या थ्रू टेलीफोन या बता सकते हैं, तो वी विल सी के वेदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, फिजिबिलिटीज हैं उनको भी। जी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।